चल रहा था राजस्थान का भूगोल। उसका आज हमें जो टॉपिक करना है वो है राजस्थान का अफवाह तंत्र। अर्थात अफवाह तंत्र की जो नदियाँ कौन कौन सी है, कौन सी अरब सागरीय नदियाँ हैं, कौन सी जो अपने पास है वो बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ हैं, और कौन सी आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियाँ हैं। उन सभी नदियों को हमें पढ़ना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ तो शेयर कर ही देना। तो देखिए, ये आंतरिक अफवाह तंत्र है। इसके जो हमने पहले इस राजस्थान के भूगोल के टॉपिक के जो कवर करवा रखे हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो चैनल में जाकर देख सकते हो। तो देखिए, ये है अरब सागरीय अफवाह तंत्र। अब अरब सागरीय अफवाह तंत्र की नदियाँ कौन कौन सी आती हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो हम पहले जिस नदी को लेते हैं वो नदी है अपने पास लूणी नदी। तो लूणी नदी है, इसको ये अपना देखिए, ये हो गया अजमेर। ये जो लूणी नदी है यहाँ अजमेर से निकलकर ये नदी अपने जाती है जो जोधपुर की ओर, और जोधपुर से होती हुई ये बाड़मेर से होती हुई ये अपने जालौर की ओर से इस प्रकार जो आती है। ठीक है, तो अजमेर में जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर जो ये क्षेत्र है, ये इसका उद्गम क्षेत्र है। क्या है? जो उद्गम का क्षेत्र है वो ये है। अब इसका उद्गम कहाँ से होता है तो वो है नाग पहाड़ी। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? जो नाग पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इस लूणी नदी का उद्गम होता है। तो उसके बाद जो उसके जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, कहाँ तक आती है, तो देखिए, अगर ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो इस लूणी नदी की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो सिर्फ वो एक ही नदी है जो दाई ओर से मिलती है, तो वो नदी मिलने वाली ये अपने नागौर से वो नदी मिलेगी। ये जो नदी है वो ये नागौर है, यहाँ से ये नदी मिलेगी, और इस नदी का नाम है अपने जोजड़ी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद कर दीजिए कि जो है अपने जोजड़ी नदी है वो दाई ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। और ऐसा जोजड़ी का अगर उद्गम स्थल पूछा जाए तो अपने जो पोंडुलु गांव है नागौर का, वहाँ से होता है। उसके बाद की जो इसकी सहायक नदी देखे तो इसकी मीठड़ी नदी है। ये जो नदी है मीठड़ी, ये अपने पाली से निकलती है। यह पाली से आकर इसके साथ मिलना जाने वाली नदी कौन सी है? वो है अपनी मीठड़ी नदी। ये मीठड़ी हो जाएगी। उसके बाद ये सहायक याद करनी पड़ेगी। सहायक पूछी जाती है कि कौन सी ये सहायक नदी का नाम दिया जाता है, तो पूछा जाता है कि ये किस नदी की सहायक नदी है। तो देखिए, मीठड़ी हो गई। मीठड़ी के बाद की हमें आगे देखें तो हमारे पास एक नदी आती है जिसका नाम है सुकड़ी। देखिए, मीठड़ी, सुकड़ी और जवाई, ये तीनों के तीनों याद कर दीजिए। मीठड़ी है, यहाँ से है सुकड़ी और जवाई, तो ये कौन सी है? सुकड़ी। ये तीनों की तीनों पाली से निकलती है, तो ये अपनी हो जाएगी सुकड़ी। और एक हो जाएगी जो ये नीचे की है, ये नदी है जवाई नदी है। तो ये तीनों की तीन नदियाँ हैं जो मीठड़ी, सुकड़ी, जवाई, ये अपने पाली से आती है। उसके बाद की जो इसकी सहायक नदी देखे वो है सागी नदी। तो सागी जो ये है जालौर, ये जो जालौर का क्षेत्र है, यहाँ से जो मिलती नदी है जिसका नाम है अपने सागी नदी। तो ये कुल मिलाकर इस प्रकार की जो नदियाँ हैं, मीठड़ी, सुकड़ी, जवाई, सागी, इसके बाद की भी कुछ जो नदियाँ हैं वो उनको एक नज़र में देखें तो देखिए, इसकी जो जवाई, मीठड़ी और सागी, सुकड़ी, लीलड़ी, खारी, बांडी, जोजड़ी, इस प्रकार की इसकी सहायक नदी है। लेकिन मुख्यतः जो सहायक पूछी जाए वो यही है। तो ये अपने हो गए लूणी। और इसका जो होता है अंत कहाँ पर होता है, ये ख़त्म कहाँ पर होती है, तो ये देखिए अपने लूणी नदी है, यहाँ पर ये अपने जालौर के जो सीमा पर कच्छ का रण आ जाता है। कौन सा रण आता है? ये अपना रण है कच्छ, और कच्छ के रण में जाकर ये विलुप्त हो जाती है, नागबाड़ियों से निकलती है। इस प्रकार से ये थी अपनी लूणी नदी। और इसकी कुल लंबाई पूछी जाए तो 495 किलोमीटर बता दीजिएगा। राजस्थान में मतलब टोटल इसके देखे जाए लंबाई तो 495 है, लेकिन राजस्थान में पूछी जाए तो 330 है।
टोटल कुल लंबाई इसकी पूछी जाए तो कितनी है, कुल लंबाई करनी है अपने 495 किलोमीटर। लेकिन कुल न पूछकर सिर्फ ये पूछा जाए कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, तो अपने राजस्थान में इसकी लंबाई कर देनी है 330 किलोमीटर। ओके, तो ये अपने हो गई लूणी नदी। और लूणी नदी के बाद की जो देखिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। उसके बाद की जो हम देखें नदी, ये लूणी कर दी हमने अरब सागरीय अफवाह तंत्र की। लूणी के बाद की जो नदी देखी जाए वो ये है अपनी जो सिरोही वाली देख लेते हैं। सिरोही की है पश्चिमी बनास नदी, जो ये अपना है सिरोही, ये सिरोही क्षेत्र है। ठीक है, इसको कर देते हैं हाँ। तो ये है जो सिरोही से नदी निकलती है, इस नदी को कहा जाता है पश्चिमी बनास नदी। ये नदी है अपनी पश्चिमी बनास। अब देखिए, वो बनास नदी जो राजसमंद से निकलती है, वो कमनौर के पहाड़ियों से, वो लगे, ये अपनी पश्चिमी बनास नदी है। तो देखिए इस पर ये अपने सिरोही का जो स्थान है नया सानवारा, यहाँ पर कौन सा गांव है, गांव का नाम है अपना नया सानवारा। तो ये जो नया सानवारा गांव है, यहाँ से ये नदी निकलती है, उद्गम होता है, और ये बनासकांठा जिले गुजरात में जाती है, और वहीं आगे जाकर थोड़ी दूरी पर ये कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। और इसके लिए एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि इस पश्चिमी बनास पर जो किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है, तो वो है अपना डीसा, और ये डीसा गुजरात में है। इसकी अगर लंबाई पूछी जाए, कुल लंबाई वैसे पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन कहीं पूछ ली जाए तो इसका बता दीजिएगा 260 किलोमीटर। तो ये पश्चिमी बनास नदी होगी अपनी। और उसके बाद की जो देखिए अरब सागरीय अफवाह तंत्र की नदी, तो देखिए उसके बाद का हम लेते हैं साबरमती, अपने उदयपुर वाली ले लेते हैं। तो ये है उदयपुर, और ये उदयपुर की अपनी नदी है, जो कौन सी नदी है, ये नदी है साबरमती नदी। तो साबरमती के देखिए जो निकलती तो है राजस्थान से ही, सिर्फ इसका साबरमती जो उद्गम होता है वो सिर्फ राजस्थान में होती है, बल्कि इसका पूरा का पूरा जो फायदा होता है वो अपने गुजरात को होता है। हाँ, तो ये नदी जो है इसका उद्गम सिर्फ राजस्थान में होता है, बाकी ज़्यादा फायदा होता है इसको गुजरात को ही होता है। इसकी अगर कुल लंबाई देखी जाए तो है अपने पास 416 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में सिर्फ इसकी 44 किलोमीटर ही लंबाई है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी साबरमती। साबरमती के बस इसमें तो इतना ही। अगर पूछा जाए तो गांधी सागर गुजरात का जो क्षेत्र है, क्या है, गुजरात का गांधीनगर है, सॉरी गांधी नगर जो राजधानी है, ये राजधानी क्षेत्र है अपने, इसी क्षेत्र में है। तो गुजरात का जो गांधीनगर है, जो गुजरात की राजधानी है, वो इसी नदी के किनारे पर स्थित है। तो हमने ये प्रमुख नदियाँ जो कर ली हैं, उसके बाद की जो नदी देखिए अपन, जो अरब सागरीय अफवाह तंत्र में शामिल होती हैं, तो देखिए लूणी पढ़ ली है, पश्चिमी बनास पढ़ ली है, उसके बाद की जो साबरमती है उसको भी पढ़ लिया है, उसके बाद की जो शुरू की पश्चिमी बनास, ये तो कवर हो गई है। अब देखिए इसके बाद जो दक्षिण की जो नदियाँ हैं मुख्यतः, इनको देखिए, ये अपने हो गया दक्षिण वाला क्षेत्र। तो इसके देखे तो देखिए जो है माही नदी है, ये बांसवाड़ा से प्रवेश करती है अपने राजस्थान में। बांसवाड़ा से ये प्रवेश कर रहा है अपने राजस्थान में, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य सीमा बनाती हुई ये इस प्रकार से ये नहीं होगी, थोड़ी सी ये कहाँ हो जाएगी। तो ये अपने जो बांसवाड़ा है, यहाँ से ये नदी आकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य सीमा बनाती हुई ये इस प्रकार से निकल जाती है। तो ये नदी तो है अपने पास कौन सी, जो माही नदी है वो ये। उसके बाद की देखिए, अगर इस यहाँ पर देखिए ये प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ से जो नदी आती है वो कौन सी है, वो नदी है जाखम। हम इनको जो विस्तार से पढ़ेंगे। और उसके बाद उदयपुर से जो शामिल होती है वो नदी है अपने पास सो। ठीक है।
तो देखिए सोम माही जाखम का जो त्रिवेणी संगम हो गया यहाँ पर, उसी त्रिवेणी संगम को अपन क्या कहते हैं, बेणेश्वर। मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो बेणेश्वर जो है वो ये हो जाएगा। अब देखिए ये नदियों को जो विस्तार से देखे तो जाखम नदी के बारे में देखे, ये तो हो गया होगा। बस अपने पास ये जो नदियों की रेखा है वही साथ में रखते हैं, ये जाखम की, ये सोम की। उसके बाद जो देखिए ये जाखम नदी है, जाखम नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो जाखम नदी है ये छोटी सादड़ी है, छोटी सादड़ी नामक स्थान है, छोटी सादड़ी। ये छोटी सादड़ी कहाँ पर है, ये छोटी सादड़ी अपने प्रतापगढ़ में है। कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में। तो प्रतापगढ़ का जो छोटी सादड़ी नामक स्थान है वहाँ से इस जाखम नदी का उद्गम होता है। जहाँ पर भंवर माता का भी मंदिर बना हुआ है, वहाँ की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से होता है। और इसकी सहायक नदी अगर पूछी जाए जाखम की तो अपने सुकली कर देना, सुकड़ी मत कर देना, क्योंकि सुकड़ी तो है अपने लूणी नदी की, और सुकली और करमई ये दोनों सहायक नदियाँ हैं इस जाखम की। और इसके बाद की बस जाखम की तो इतनी ही, इसकी ज़्यादा खास कोई बात है नहीं। ये प्रतापगढ़ से निकलती है और आकर इस बेणेश्वर में मिल जाती है माई में। तो जाखम यहाँ से हो गई। उसके बाद की जो ये देखिए सोम है, ये अपने सोम नदी रही है अपने पास। इसका जो उद्गम पूछा जाता है तो उसे कर देना है अपना जो बीछा मेड़ा की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से, बीछा मेड़ा ऋषभ देव उदयपुर, क्या कर देना है, जो है बीछा मेड़ा, बीछा मेड़ा और बीछा मेड़ा। और इसका और भी पूछा जाए तो ऋषभ देव भी कर देना, ऋषभ देव। ये जो आंतरिक इसके क्षेत्र है वो ये है। और बीछा मेड़ा ऋषभ देव, उसके बाद का ये कहाँ पर है, उदयपुर में। ये अपने हो जाएगी उदयपुर। तो इस प्रकार से ये अपनी सोम नदी हो जाएगी यहाँ की। उसके बाद की इसकी जो सहायक तो हमने पढ़ ली। अब ये जो है अब माही के बारे में पढ़ना है। तो माही नदी, ये जाखम, ये सोम। माही के बारे में देखिए, जो माही है इसका उद्गम पूछा जाता है तो अपने कर देना है मेहंद झील, मध्य प्रदेश की कर देनी है। ठीक है, क्या कर देनी है, जो मेहंद झील है वहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये मेहंद झील कहाँ पर है, मेहंद झील अपने है मध्य प्रदेश के धार जिले में। मेहंद झील धार जिला, और धार जिले के बाद जो इसका राज्य है वो अपना एमपी है। एमपी राज्य से, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। और राजस्थान में ये कहाँ से प्रवेश करती है, तो जो बांसवाड़ा का क्षेत्र है वहाँ पर जो गांव है जिसका नाम है खादू, तो ये खादू नामक गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। यहाँ से इसने कर दिया अपने प्रवेश। और उसके बाद जो अपने बांसवाड़ा देखिए प्रतापगढ़ में नहीं आती है, ये सिर्फ बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य सीमा बनाती हुई निकल जाती है। और इसका जो अंत पूछा जाए वो कहाँ पर करना है, खंबात की खाड़ी कर देनी है। ये है खंबात की जो है खाड़ी, खंबात की खाड़ी में ये जाकर वहाँ पर विसर्जित हो जाती है। अब देखिए इस पर जो बांध पूछे जाते हैं माही नदी पर, तो पहले तो कर देना माही बजाज सागर। ठीक है, माही जो बजाज सागर है वो अपने यहाँ से कर देना। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो बांध कर देना वो डूंगरपुर में, डूंगरपुर में आ जाएगा, वो कर देना अपने कागदी बांध। कौन सा कर देना है, कागदी। कागदी के बाद का जो गुजरात क्षेत्र में यहाँ पर जो बांध आएगा उस बांध को अपने कर देना कडाना बांध। तो ये कुल मिला के 4 बांध है जो माही नदी के किनारे, माही नदी के ऊपर स्थित है। तो ये अपनी हो गई माही नदी। और जो बेणेश्वर हैं ये इन तीनों का, माही, सोम और जाखम का जो त्रिवेणी संगम है उसको बेणेश्वर कहा जाता है। तो ये हो गई हैं जो अपने पास बची तो नहीं है कोई, अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदियाँ हो गई। उसके बाद का जो अगला अपना है तो ये अपना अरब सागरीय अपवाह तंत्र हो गया। उसके बाद बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र पढ़ना है। तो बंगाल की खाड़ी में जो मुख्य नदी आती है वो अपने कौन सी है, चंबल है, सही बात है।
तो चंबल जो है ये अपने देखिए, ये अपना चित्तौड़गढ़ से कोटा, कोटा से सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इस प्रकार से ये नदी आगे जाकर यमुना में मिल जाती है। तो अब देखिए ये कहाँ से आती है, किस प्रकार राजस्थान में बहती है, क्या क्या करती है, क्या कांड करके जाती है यहाँ से, वो सब कुछ हम देखेंगे। तो चंबल नदी है, इसका उद्गम है कहाँ पर होता है, जो जाना पाव की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ आएगी, जाना पाव की पहाड़ियाँ, वेरी गुड। तो जाना पाव की जो पहाड़ियाँ हैं, जाना पहाड़ की पहाड़ियाँ ये कहाँ पर हैं, ये हैं अपने महू में, महू मध्य प्रदेश। और महू कौन से ज़िले में पूछा जाता है, तो इंदौर में, और इंदौर कहाँ पर है, इंदौर अपने एमपी मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ से तो होता है इसका उद्गम। अब ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको बस जाना पाव की पहाड़ियाँ उदयपुर कर लो तो भी काफ़ी। तो ये हो गई है जो चंबल यहाँ से। अब चंबल तो राजस्थान की सबसे लंबी मतलब राजस्थान में अप्पा तंत्र की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, सबसे लंबी, जो सबसे लंबी है वो अपनी है चंबल, ठीक है। अब इसके बारे में, इसकी कुल लंबाई देखी जाए तो वो कितनी है, कुल लंबाई देखी जाए तो है अपने पास 1051 किलोमीटर। देखिए बहुत ही लंबी है, लेकिन ये कहाँ पर कितनी लंबाई है ये हमें सब पता है। एमपी में पूछी जाती है तो इसकी जो देखिए लंबाई है, ये मध्य प्रदेश में 320 किलोमीटर बहती है। उसके बाद जो अपने राजस्थान में है, ये राजस्थान में बहती है 322 किलोमीटर। उसके बाद जो है अपना यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में बहती हैं ये अपनी 157 किलोमीटर। उसके बाद जो देखिए सीमा 157 है, ठीक है। उसके बाद जो सीमाएँ लगती हैं देखिए, जैसे यूपी वाली, अपने राजस्थान वाली और एमपी वाली, इन सीमा पर ये कितनी चलती है, तो सीमा पर ये चलती हैं अपने पास 252। अगर आप इसको इन पूरे आंकड़ों को प्लस करेंगे तो अपने पास उत्तर आ जाएगा 1051 किलोमीटर की कुल लंबाई है। उसके बाद का इसका भाव क्षेत्र देखें तो देखिए, जो कोटा है ये चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है अपने। उसके बाद का जो कोटा है, कोटा के बाद का कौन सा आ जाएगा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, उसके बाद के आगे जाकर यमुना में गिर जाती है। अब इसके सहायक नदियाँ पूछी जाती है, वह सहायक नदियाँ कौन सी है, अब ये नोट कर लीजिए, हमें आगे का और यहीं पर पढ़ना है। तो देखिए इसके सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं अपने, जो चंबल की वो सहायक नदियाँ हैं, सीवान कर देनी है, नदियों का नाम नोट कर दीजिएगा, सीवान, रेतम, रेतम के बाद की कर देनी है सिप्रा। तो ये जो नदियाँ हैं ये अपने कौन सी है, ये तो एमपी में मिलने वाली नदी है, जो एमपी में इसका भाव क्षेत्र होता है वहाँ पर ये नदियाँ मिलती हैं। और राजस्थान में नदियाँ कौन कौन सी सहायक मिलती हैं, तो वो देखिए परवन नदी होगी, ये अपने चंबल की सहायक है परवन। अलनिया, अलनिया के बाद की देखिए जो नदी है वो है बनास, कौन सी हो जाएगी, जी हाँ वन की आशा, बनास। और बनास के बाद की देखिए अपने, ये बनास कर दीजिए। उसके बाद की देखिए ये पार्वती, पार्वती के बाद की देखिए तो बामनी, ठीक है। बामनी के बाद की देखें तो कुराल, कुराल, कुराल के बाद की देखें तो मेज, मेज के बाद की देखें तो सेप, ठीक है ना। सेप के बाद की देखें तो छोटी काली सील या काली सील कहे इसको, काली सील। तो ये इस प्रकार से कुल मिलाकर इतनी जो इसकी सहायक नदियाँ वो शामिल की जाती हैं। तो चंबल नदी के बारे में हमने ये लंबाई और कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ से निकलती है, ये तो पढ़ लिया। अब इसके बारे में एक बांधों को देख लिए, कहाँ पर जो बांध बने हुए उनको देख लीजिए। तो ये चित्तौड़, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है। उसके बाद जो है एमपी में बांध बना हुआ है, ये कौन सी नदी देख लीजिए पहले, चंबल नदी है, ठीक है। तो भाई साहब ये जो चंबल नदी है, तो चंबल है, तो चंबल पर तो बांध कौन कौन से होंगे, माही के हमने पढ़ लिए कौन कौन से थे, माही, बजाज सागर, कडाना, कागदी, ये बांध थे। और इस पर जो बना हुआ है कहाँ पर है, ये जो अपने मध्य प्रदेश में वो अपना बांध है।
उसको कर देना गांधी सागर बांध। गांधी सागर, गांधीनगर मत कर दिएगा, गांधीनगर तो गुजरात की राजधानी है। गांधी सागर के बाद देखिए ये यहाँ पर हो गया, और उसके बाद ये चित्तौड़गढ़ देखिए, चित्तौड़गढ़ में जो बांध बना हुआ है वो है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर को पूर्ण भराव वाला बांध कहा जाता है अपने राजस्थान का। ठीक है, उसके बाद के देखिए कोटा में 2 बांध बने हुए, कितने हैं? 2 है। एक तो नाम कोटा के नाम पर ही याद रख लीजिए, कोटा जो क्या है बैराज है, कोटा बैराज हो जाएगा इसी कोटा के नाम पर। और उसके बाद का है अपने जवाहर सागर, जवाहर सागर। तो ये कुल मिलाकर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 4 बांध यहाँ पर हो गए अपने चंबल नदी पर। तो अब मुझे नहीं लगता कि चंबल नदी के बारे में कुछ बचा होगा। एक ये कर दीजिए, जो बीहड़ क्षेत्र होते हैं ना, बीहड़ से बनाने वाली सर्वाधिक बीहड़ बनाने वाली नदी पूछी जाए तो चंबल कर देना। और सर्वाधिक ये बीहड़ बनाती है वो कहाँ पर है? ये सवाई माधोपुर में क्या है? बीहड़ सर्वाधिक है। बीहड़ का अर्थ होता है जो गड्ढे होते हैं, बड़े बड़े गड्ढे बनाती हैं जहाँ पर डाकुओं का निवास होता है। तो ये चंबल हो गई, इसके बंगाल की खाड़ी का जो अपवा तंत्र है। उसके बाद की देखिए मुख्य नदी हमने चंबल कर दी है, और मुख्य है वो है बनास नदी। तो बनास नदी के बारे में देखिए, इसका जो उद्गम होता है वो बताया जाता है कि खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। ये होती है खमनौर। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कर दीजिए। हाँ, तो खमनौर राजसमंद से ये अपने भीलवाड़ा से होती हुई टोंक तक के जाती है, और इसके बाद जो आगे से सवाई माधोपुर की ओर से ये अपने जाती है, जो चंबल में प्रवेश कर लेती है। अब इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? वो अपनी पहाड़ियाँ कहलाती है खमनौर की पहाड़ियाँ। ये अपनी है बनास। ठीक है, कौन सी पढ़ रहे हैं अब हम? बनास चंबल का हमने पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। बनास नदी तो देखिए इसका जो उद्गम है खमनौर, खमनौर की क्या है? पहाड़ियाँ हैं, और खमनौर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? राजसमंद में है। उसके बाद देखिए चंबल तो पड़ी है, वो क्या है? राजस्थान में अपवा तंत्र की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। लेकिन ये आ जाए बनास नदी, तो ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कैसी है? पूर्णतः बहने वाली। अब पूर्णतः किस प्रकार? देखिए चंबल तो आती तो मध्य प्रदेश से जाती है उत्तर प्रदेश की ओर, तो ये पूरे राजस्थान में नहीं बहती। बाकी बनास नदी जो खमनौर की पहाड़ियाँ से निकलती है सवाई माधोपुर में जाकर, कहाँ पर? सवाई माधोपुर में आगे से जाकर ये मिल जाती है अपने चंबल के अंदर। तो ये देखी जाए तो हमने पूरी राजस्थान में ही बहती है। तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे क्या है? लंबी नदी पूछ मानी जाती है। सबसे जो लंबी नदी है वो ये मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद को देखिए इसके बारे में, अपना बनास के बारे में देखिए। तो देखिए जो बनास नदी है, जिसके सहायक नदियाँ कौन कौन से ये पूछी जाए तो सहायक नदियाँ कौन कौन सी बतानी है अपने को? क्या लंबाई भी देखनी है आपको? जी ज़रूर बताएंगे। इसकी कुल लंबाई देखी जाए तो 512 किलोमीटर है। कितनी है? 512 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, और उसके बाद पर यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम है वो बहुत सारे बने हुए हैं अपने बनास नदी पे। तो देखिए नोट कर दीजिएगा। पहला जो त्रिवेणी संगम एक देख लो, बिंगोद। अब बिंगोद कर देते हैं। ठीक है, ये बिंगोद है अपने भीलवाड़ा में। बिंगोद भीलवाड़ा में है। यहाँ पर मैनाल, बनास और बेड़च नदियाँ मिलती हैं। मैनाल हो गई, बनास हो गई। देखिए शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, मैनाल, बनास और बेड़च, इन 3 नदियों का जो त्रिवेणी संगम होता है अपने बिंगोद भीलवाड़ा में होता है। ठीक है, और उसके बाद एक त्रिवेणी संगम ये हो गया। दूसरा अपने त्रिवेणी संगम पूछा जाए तो रामेश्वर कर देना है। रामेश्वरम, रामेश्वरम का होता है ये अपने सवाई माधोपुर में होता है। और यहाँ पर जो नदियाँ मिलती हैं वो है चंबल, बनास और मिलेगी सीप नदी। चंबल, बनास और सीप नदी, ये 3 नदियाँ मिलेगी अपने रामेश्वरम सवाई माधोपुर के अंदर। और 2 तो ये हो गई। अब तीसरा अगर देखा जाए इसका त्रिवेणी संगम अपने देखे तो बीसलपुर टोंक कर देने का है। कौन सा कर देना है? बीसलपुर टोंक वाला, ये बीसलपुर टोंक कर देना। और बीसलपुर टोंक में मिलने वाली नदियाँ हैं वो अपने हो जाएगी डाई, डाई के बाद की खारी और फिर बनास। इसको बनास डाई खारी कर दो, वो एक ही बात। तो ये देखिए इस प्रकार के त्रिवेणी संगम है।
जहाँ पर तीन तीन नदियाँ आपस में मिलती हैं। तो आपने इसकी लंबाई भी देख ली है कितनी है, 512 किलोमीटर है। अब सहायक नदियाँ देखनी है तो बनास की सहायक नदियाँ कौन कौन सी देखिए, जो अपनी बेड़स नदी देख लेते हैं, ये भीलवाड़ा, टोंक, सोयमधुपुर ये नदी। उसके बाद ये है चंबल, ठीक है, चंबल में ये इस प्रकार से मिल जाती है। तो बेड़च नदी है, बेड़च का उद्गम अपने ये उदयपुर क्षेत्र है, यहाँ से आकर इसमें बेड़च मिलती है, ठीक है। कौन सी नदी आ गई, बेड़च कर दी। बेड़च, ये बेड़च है अपने बनास की सहायक नदी। बेड़च गोगुंदा की जो पहाड़ियाँ हैं उदयपुर, वहाँ से इसका उद्गम होता है। उसके बाद की हम देखें मैनाल नदी। मैनाल नदी है जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा है, ठीक है, ये भीलवाड़ा का क्षेत्र है, मांडलगढ़, यहाँ से मैनाल, ठीक है ना, मैनाल। तो ये जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा है, यहाँ से इसका होता है उद्गम। उसके बाद एक नदी है मानसी नदी। अब आप नाम याद रख लीजिए, इसके बारे में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। उसके बाद देखिए खारी नदी। जो खारी नदी है उसका उद्गम अपने होता है ये यहीं पर राजसमंद से। कौन सी नदी है, खारी। बनास डाई खारी का त्रिवेणी संगम याद है, तो वही है खारी नदी। खारी नदी का जो बिजराल की पहाड़ियाँ हैं राजसमंद से, इसका उद्गम होता है। उसके बाद की देखें कोठारी नदी। तो कोठारी नदी है दिवेर की पहाड़ियाँ अपने राजसमंद से। यहाँ पर कौन सी है, एक और नदी है जिसका नाम है कोठारी। कोठारी भी इसकी क्या है, सहायक नदी। उसके बाद ढील नदी है, ढील, ये भी इसकी सहायक नदी है। उसके बाद की देखें डाई, बनास डाई खारी वाली डाई। तो डाई का जहाँ पर उद्गम होता है वो ये यहाँ पर देखिए अजमेर, अजमेर से, अजमेर में भिनाय अजमेर से इसका उद्गम होता है। उसके बाद सोहदरा नदी इसके सहायक है, मोरेल नदी इसकी सहायक है, ठीक है, मैनाल है, मोरेल है, ये भी है। और उसके बाद की जो अपने आती है कलसिल, ये इसका सहायक नदी हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारी जो बनास नदी है एकदम से कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद की हमारे पास एक नदी ले जाती है, देखिए जो बेड़च है, बेड़च की भी सहायक बन जाती है। यहाँ से एक नदी आती है गंभीरी, ये गंभीरी अपने चित्तौड़गढ़ की ओर से आती है और ये भी इसकी सहायक नदी मानी जाती है। तो हमारी जो बनास नदी है वो यहाँ से एकदम कंप्लीट हो गई है। तो देखिए अब चंबल की थी जो सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ये चंबल यहाँ से प्रवेश करती थी। चंबल में देखिए अपने जो परवन नदी देखी थी, ये परवन नदी अपने कहाँ से प्रवेश करती है, जो बारह क्षेत्र है यहाँ से जो परवन नदी प्रवेश करती है। और इस परवन नदी का जो उद्गम अपने होता है ये होता है मध्य प्रदेश की ओर से, और मध्य प्रदेश में ही होता है। और ये राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती हैं, तो खरीबोर नामक गांव है झालावाड़ में, वहाँ से ये प्रवेश करती हैं, यहाँ झालावाड़ के क्षेत्र से परवन, ठीक है। और परवन के बाद की काली सिंध नदी है, ये काली सिंध का अगर उद्गम पूछा जाए तो देवास मध्य प्रदेश कर देना है। और राजस्थान में ये प्रवेश करती है झालावाड़ से, तो ये भी अपने यहीं से करेगी। कौन सी है, काली सिंध, काली सिंध, ये हम पढ़ा रहे हैं अपने चंबल की सहायक, ठीक है। चंबल की इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं, सिर्फ हमने नाम ही पढ़ा था। उसके बाद की आहू नदी है, जो आहू भी इसके सहायक नदी है। और आहू पूछा जाए तो सुसनेर बता देना मध्य प्रदेश, लेकिन कहाँ से इसका पूछा नहीं जाता, बस राजस्थान से कहाँ से प्रवेश करती है, तो नंदपुर गांव झालावाड़ से ये आहू प्रवेश करती है। ये भी कहाँ से अपनी आहू कर देनी, ये भी नंदपुर झालावाड़ से प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो गई अपनी जो अपवाह तंत्र हमने कितने कर लिए हैं, 2 अपवाह तंत्र कर लिए। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कर लिया है, उसके बाद का अरब सागरीय अपवाह तंत्र है उसको भी हमने पढ़ लिया है। अब हमें जो आगे पढ़ना है वो पढ़ना है अपने आंतरिक अपवाह तंत्र और उसकी नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो आंतरिक अपवाह तंत्र में अपने मुख्य तौर पर जो नदी देखी जाती है, वो जो नदी है वो कौन सी नदी है रे, वो नदी है अपनी सर, वो तो नदी अपनी है घग्गर नदी। वेरी गुड, पढ़ते तो हो मतलब, ठीक है, घग्गर, ठीक है, घग्गर नदी हो जाएगी। अब देखिए घग्गर का उद्गम कहाँ से होता है, तो घग्गर का जो उद्गम होता है यहाँ से होता है। अब यहाँ पर कहाँ से, यहाँ पर जो है शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक। और इसको जो कालिका पहाड़ियों के नीचे से भी इसका उद्गम माना जाता है, शिवालिक और कालिका भी यहीं पर हैं। अब ये हैं कहाँ,
ये है अपने HP हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में होता है इसका उद्गम। और इसके बाद देखिए जो राजस्थान में ये हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ में एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है, टिब्बी। टिब्बी से ये क्या करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है और इससे आगे जो एक झील बनाती है जिसका नाम है तलवाड़ा। अब तलवाड़ा याद रखिए, तिलवाड़ा ना कर दे, तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लिनाथ जी का। तिलवाड़ी नहीं भाई, भाई रे भाई, तिलवाड़ी नहीं है, क्या हो जाएगा, तिलवाड़ा, तलवाड़ा हो जाएगा। तो तलवाड़ा जो झील है वो झील बनाती है और उसके बाद राजस्थान में इस प्रकार से आती है। अब इसके पास में जो सभ्यताएं वगैरह हैं वो भी स्थित हैं, उनको भी हमें पढ़नी होगी। तो ये हैं अपनी घग्गर नदी के, देखिए यहाँ पर जो सभ्यताएं पूछी जाए, काली सिंध सभ्यता है, काली सिंध नहीं, काली बंगा सभ्यता है, ठीक है, काली बंगा सभ्यता है। और उसके बाद पीली बंगा भी सभ्यता यहीं पर है, पीली बंगा। देखिए काली बंगा जो सभ्यता है इसकी खोज अपने अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। यहाँ पर एक खोपड़ी भी मिली है जिसमें क्या है, 6 छेद बने हुए हैं। उसके बाद में जो प्रथम जो कृषि के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त होते हैं और इसको जो हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी भी इसे बताया जाता है। तो वही कालीबंगा सभ्यता यहीं पर स्थित है। उसके बाद देखिए जो पटनेर दुर्ग है अपना, पटनेर दुर्ग है हनुमानगढ़ का, जिसको किसने बनाया था, भूपत भाटी ने बनाया था। वही पटनेर दुर्ग अपने हनुमानगढ़ में स्थित है। उसके बाद देखिए ये श्री गंगानगर तक जाती हैं ये, और इसके जो उपनाम कौन कौन से उपनाम बहुत बोले जाते हैं। एक तो नट नदी भी इसे बोला जाता है, सोतर नदी बोला जाता है, मृत नदी बोला जाता है, सरस्वती नदी बोला जाता है। यस, सरस्वती याद करिए, सरस्वती। अगर पूछा जाता है कि जो अपनी घग्गर नदी का प्राचीन नाम पूछा जाए, प्राचीन नाम पूछा जाए तो क्या करना, सरस्वती कर देना। वरना उपनाम में तो ये आते हैं, दृश्यवती, एक दृश्यवती नदी भी कहा जाता है। राजस्थान का शोक इसे कहा जाता है, लेटी हुई नदी कहा जाता है। जब देखिए शोक में अगर डाउट हो तो शोक क्या है कि बाढ़ आ जाती है किसी के नदी के कारण, तो उसी शोक कहा जाता है। तो राजस्थान में तो इसका अंत यहीं पर अपने गंगानगर में हो जाता है। कहाँ पर, जो है यहाँ पर गंगानगर में लुप्त हो जाती है। लेकिन जब बाढ़ आती है तो ये कहाँ जाती है, ये अपने पाकिस्तान है, पाकिस्तान का क्षेत्र है जिसको क्या कहा जाता है, फोर्ट अब्बास, अपना फोर्ट अब्बास। ये फोर्ट अब्बास नामक क्षेत्र तक चलाया जाता है इसका पानी। और इसको पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, आकरा कहा जाता है, आकरा नाम से पुकारा जाता है इसको, जो है अपनी घग्गर नदी को। और आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी यही कहा, इसे ही कहा जाता है। तो ये हो गई अपनी घग्गर नदी। घग्गर नदी के बाद की हम जो नदी देखे, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए पहले, फिर चलते हैं हम आगे। तो एक बताना रह गया, जो श्री गंगानगर का सूरतगढ़ नामक स्थान है वो भी यहीं पर है, ये याद रख लीजिए। और घग्गर नदी का जो होता है ना अपवाह क्षेत्र, उसको नाली कहा जाता है। उसके बाद के आंतरिक प्रवाह की नदी देखिए, अपने जैसलमेर की ओर बढ़ते हैं। जैसलमेर में एक छोटी सी नदी है जिसका नाम क्या है, उसका तो नाम तो हमें पता है, अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा। उसका तो नाम हमें कांकनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कांकनी, कांकनी कह देते हैं, काकनई कहा जाता है। कौन सी नदी है, काकनई। तो काकनई नदी भी इसको कहा जाता है, इसको मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इतने तो इसके नाम दे दिए, जो काकनई और बसूरदी नदी। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कही जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे क्या है, सबसे एकदम छोटी नदी कही जाती है आंतरिक प्रवाह अपवाह तंत्र की। तो देखिए ये जो उद्गम तो इसका होता है अपने इसी के क्षेत्र कोठारी गांव से इसका उद्गम होता है, कोठारी से। और ये अपना जल जो जाकर गिराती है वो जो बुझ झील, इसको बुझ झील भी यहीं पर बनाती है। उसके बाद मीठी खाड़ी है ना, मीठी खाड़ी में ये लुप्त हो जाती है अपने जैसलमेर में ही, मीठी खाड़ी में। और जो बुझ झील में ये अपना जो जल है वो गिराती है। और जैसलमेर में बुझ झील बनी हुई है इस काकनी नदी के किनारे। काकनी नदी मतलब ये खुद ही बनाती है।
तो हमने घग्गर पढ़ ली है, और कौन सी पढ़ी है, काकनी नदी पढ़ ली है। उसके बाद की जो नदी देखते हैं वो देखिए साबी नदी को देखते हैं। कौन सी नदी है, बिल्कुल सही, साबी नदी। तो जो साबी नदी का उद्गम होता है वो साहिवाड़ या फिर सेवर की पहाड़ियाँ जो जयपुर होती है, जयपुर है, जयपुर से ये अलवर की ओर प्रवाहित हो जाती है। और यहाँ पर जो सेवर की पहाड़ियाँ, सेवर, ये नदी कौन सी है, नदी है अपने पास साबी। साबी का उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से। और उसके बाद ये आगे जाकर जो हरियाणा में पटौदी नामक स्थान है, पटौदी कर देना, ठीक है, जो पटौदी नामक स्थान हरियाणा में है वहाँ पर जाकर ये लुप्त हो जाती हैं। जयपुर अलवर में इसका प्रवाह क्षेत्र है, बस इसके बारे में और कुछ ज़्यादा जानकारी है, ठीक है। तो जो साबी नदी यहाँ पर हो गई। और उसके बाद रूपनगढ़ नदी देखिए रूपनगढ़ और रूपारेल ये दो नदियाँ अलग हैं। रूपनगढ़ पूछी जाती है तो इसका उद्गम होता है अपने सलेमाबाद अजमेर से, ये अजमेर हो गई। और ये कहाँ पर गिरती है, जो रूपनगढ़ नदी है, रूपनगढ़, ये जो नदी है ये अपने सांबर जिले में जाकर गिरती है। और इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, सलेमाबाद, यहाँ पर किसी जसना, शायद लगभग जसना संप्रदाय की पर जो प्रधान पीठ यही होगी, ठीक है। सलेमाबाद है, ये कहाँ है, अजमेर, सलेमाबाद अजमेर से इसका उद्गम होता है। और जाकर ये जो सांबर झील है वहाँ पर जाकर गिरती है ये रूपनगढ़ नदी। तो रूपनगढ़ के बारे में हमने ये पढ़ लिया। और उसके बाद की जो नदी देखिए इसमें डाउट न रहे इसके लिए साथ ही साथ कर देते हैं रूपारेल, ठीक है। कौन सी नदी कर देते हैं, रूपारेल। रूपारेल का उद्गम होता है अलवर और अलवर से भरतपुर में आती है। अलवर में भी इसका उद्गम पूछा जाए तो जो उदयनाथ की पहाड़ी है, अलवर में कौन सी नदी है, जो पहाड़ी है उदयनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका होता है उद्गम। उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से उद्गम होकर ये जो विलुप्त होती हैं वो आगे जाकर सीकरी बांध है भरतपुर में, सीकर नहीं है, सीकरी बांध है। और ये कहाँ है, भरतपुर में, वहाँ पर जाकर इससे विलुप्त हो जाती है। तो ये रूपारेल नदी है, इसको लसवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और स्थानीय भाषा में वराह नदी भी इसको कहते हैं, लेकिन वराह नगरी पूछी जाए तो बारा को कहा जाता है, ठीक है। इसकी रूपारेल की लंबाई पूछी जाए तो 104 किलोमीटर कर दीजिएगा। अब इसकी इतनी आर्द्रकी तो पूछ नहीं जाएगी, बस उद्गम स्थल ये पूछा जाएगा। तो रोपने पढ़ ली है रूपनगढ़, रूपारेल। उसके बाद की जो घग्गर नदी भी पढ़ ली है, घग्गर के बाद में काकनी नदी भी पढ़ ली है। अब जो पढ़ने की रह गई है वो रही है हमारे पास, कौन सी रही है, मैथा नदी। अच्छा, मैथा भी पढ़नी है, ठीक है, मैथा भी पढ़ देते हैं। तो देखिए जो मैथा नदी है ये अपने गिरती तो है आकर सांबर में, और इसका उद्गम होता है यहीं पर होता है जयपुर में। ये है मैथा नदी, मैथा का उद्गम होता है मनोहरपुरा जयपुर से, ठीक है। कहाँ से होता है, मनोहरपुरा से इसका उद्गम होता है। और इसके बाद जो सांबर झील में आकर ये विलुप्त हो जाती है। बस मैथा के बारे में इतना ही है, बस ये याद रखिए कि ये सांबर में गिरने वाली नदी मैथा है। और रूपनगढ़ है, ये इस प्रकार से कुछ नदी आएगी। रूपनगढ़ ये प्रश्न भी पूछा जाता है, या फिर सुमेलित वाले में आता है, या असुमेलित को छाड़ने का प्रश्न आता है, इस प्रकार से आता है। उसमें कौन कौन सी नदियाँ जो जाकर सांबर में गिरती हैं, या फिर ऑप्शन में दिए जाते हैं तो इसमें कौन सी नदी है जो सांबर में नहीं गिरती है, इस प्रकार से देखा जाता है। तो सांबर में गिरने वाली बहुत सी नदियाँ ये जो गिरती हैं उसको आप देखते रहिएगा, ठीक है। तो मैथा कर दी है। मैथा के बाद की अपने एक नदी करनी है, और कौन सी है, कांतली नदी। ये देखिए थोड़ी इम्पोर्टेंट, कांतली, ठीक है, कांतली। इसके जो किनारे अपनी कौन सी सभ्यता स्थित है ये बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे प्रश्न लगा ये जो सोनारी सभ्यता है वो इस कांतली नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और इसका उद्गम तो होता है यहीं से, कहाँ से होता है रे उद्गम, बिल्कुल सही, जो इसका उद्गम होता है वो खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से होता है, ठीक है। ये जो सीकर है, सीकर से इसका उद्गम होता है। और खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर ये जिला हो गया,
यहाँ से होता है इसका उद्गम, और उसके बाद ये झुंझुनू में जाकर आ गए नौरंगपुरा चूरू गांव में इसका जो अदृश्य हो जाती खत्म हो जाती है। नौरंगपुरा चूरू, झुंझुनू से आगे कहाँ है, ये बस चूरू में सीमा लगते ही यहाँ से विलुप्त हो जाती है। और कांतली नदी का जो क्षेत्र है, अप्रवाह क्षेत्र है, वो तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। तोरावाटी। घग्गर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, नाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। और उसके बाद की इसकी लंबाई देखिए मैंने बहुत सी जो नदियों की लंबाई नहीं लिखवाई क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। अब ये तो अपना पूरा हो गया है, उपवा तंत्र सारा का सारा कंप्लीट हो गया। मुझे नहीं लगता कि अब कुछ बचा है। आंतरिक कर लिया, अरब सागरीय कर लिया, बंगाल की खाड़ी का कर लिया। अब देखिए जो मुख्य मुख्य नदियाँ हैं उनकी लंबाई को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यहीं पर कर लीजिए जो सभी जो मुख्य तौर पर जो नदियाँ आती हैं वो कर दीजिए। देखिए घग्गर, घग्गर का मतलब कुल लंबाई देखेंगे हम। ठीक है, अगर घग्गर की लंबाई पूछी जाती है तो हमने 465 किलोमीटर कर देंगे। घग्गर इम्पोर्टेंट है, मतलब मुख्य नदियों का करवाता हूँ, बाकी छोटी मोटी का तो इतना ज़्यादा करना ज़रूरी है नहीं। घग्गर कर ली, घग्गर के बाद की माही कर लीजिए क्योंकि माही नदी इम्पोर्टेंट है। इसकी कुल लंबाई 576 है, लेकिन राजस्थान में 171 है। कौन सी है, माही। कुल कितनी है, 576, लेकिन राजस्थान में 171 किलोमीटर है। माही हो गई। और माही के बाद की हम देखिए जो लोणी नदी है, लोणी को तो मैंने करवा लिया है, अगर फिर भी आप नोट करना चाहे तो कर ले। लोणी है कौन सी, लोणी। लोणी की कुल लंबाई देखी जाए तो 495 किलोमीटर है, और इसकी राजस्थान में पूछी जाए तो 303 कर देने का। ठीक है, 330 किलोमीटर राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है। उसके बाद की लोणी के बाद की नदी देखे वो चंबल कर दीजिए, चंबल। ठीक है, चंबल की अपने जो लंबाई कर दीजिए आप 1051 किलोमीटर, ये भी मैंने करवा ली है 1051 किलोमीटर। अब देखिए इसकी अलग अलग है बहुत सी, वो भी नोट कर ली है आपने। उसके बाद जो देखे बनास कर लीजिए। अब एक बनास, ये जो बड़ी बड़ी मुख्य नदियाँ हैं जिसकी लंबाई पूछी जाती है ये, और वो छोटी मोटी की तो करनी ही रही, वो भी कर लीजिएगा। उसके बाद हमें कौन सी करनी है, जो बनास नदी है। ठीक है, और बनास नदी की हमें लंबाई देखनी है तो 512 किलोमीटर कर देंगे, 512। ये मुख्य जो नदियों की लंबाई है वो इस प्रकार से रही। अब बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, ये नदियाँ एक डायग्राम के तौर पर किस प्रकार से समझ में आई, ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दिए, अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया इसमें तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, और अपने जो इसके बारे में बता सकते हैं कि वीडियो किस प्रकार से बना, आपको कैसा लग रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो मैं आगे से आगे लेकर आऊँगा, बस आप सपोर्ट के तौर पर कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कैसा लगता है। और मिलते रहिएगा, हम आगे से आगे मिलते रहेंगे, अपने जो वीडियोज़ हैं वो आते रहेंगे और साथ मिलकर पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।